नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि लेफ्टिनेंट जनरल का बड़ा बयान, कहा पाकिस्तान से लेकर चीन तक को मिलेगा करारा जवाब। दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि युद्ध अभ्यास के बाद होम मिनिस्टर का बॉर्डर पर नाइट स्टे, पाकिस्तान को देगा कड़ा संदेश। और अमित शाह भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर बिताएंगे रात। तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि दुश्मन के घर में 200 किलोमीटर तक नजर, फ्रांस अमेरिका से पहले भारत के पास होगा सूडो सैटेलाइट। चौथी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि अमेरिका ने लिया सख्त फैसला, आर्मी से संबंध रखने वाले 27 कंपनियां ब्लैक लिस्ट में डाल दी गई हैं, जिनमें से 12 चीन की और पाकिस्तान की भी इस लिस्ट में है शामिल। इसी के साथ पांचवी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि WHO ने दी चेतावनी, कहा ओमिक्रॉन वेरिएंट बहुत बड़ा वैश्विक खतरा, चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहे दुनिया। और अगली बड़ी खबर में जिक्र होगा उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंदिर में ही लगा दिया जनता दरबार और अधिकारियों को तत्काल जारी किया निर्देश। दोस्तों, इसी के साथ मौसम विभाग से भी जरूरी खबरें आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी देश की सेना और पीएम मोदी पर पूरा भरोसा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। लेफ्टिनेंट जनरल रवीन खोसला का बड़ा बयान, कहा पाकिस्तान से लेकर चीन तक को मिलेगा करारा जवाब। जी हां दोस्तों, लेफ्टिनेंट जनरल रवीन खोसला ने कहा कि भारतीय सेना पाकिस्तान से लेकर चीन तक को सबक सिखाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। उनके मुताबिक पाकिस्तान बॉर्डर से लेकर चीन बॉर्डर तक इंडियन आर्मी किस तरह दुश्मन के नापाक इरादों को फेल करेगी और किस तरह जरूरत पड़ने पर दुश्मन का सफाया करेगी, इसका एक्सरसाइज चल रहा है। और आपको बता दें कि चीन के साथ 1.5 साल से सीमा विवाद जारी है, लेकिन अब भारत के पास ऐसा मास्टर स्ट्रोक आने वाला है जिससे न सिर्फ गलवान में हुए सामरिक नुकसान की भरपाई होगी, बल्कि चीन को उसी की भाषा में जवाब मिलेगा। जी हां दोस्तों, रूस ये मदद कर रहा है। मोदी सरकार 2022 की शुरुआत में लद्दाख और अरुणाचल क्षेत्र में एयर डिफेंस सिस्टम S-400 के कम से कम 2 रेजिमेंट को शामिल करने जा रही है। और इस कदम से चीन का चिढ़ना लाजिम है, क्योंकि दोनों ही क्षेत्रों में भारत का ड्रैगन से सीमा विवाद जारी है। इंडियन आर्मी अरुणाचल प्रदेश से लेकर लद्दाख और कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश तक एक्सरसाइज कर रही है। ये आर्मी की एनुअल एक्सरसाइज है। एक संवाददाता सम्मेलन में असम और अरुणाचल प्रदेश राज्यों को कवर करने वाली IV कोर भारतीय सेना के कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट जनरल रवीन खोसला ने कहा कि जून जुलाई में आर्मी अलग अलग स्तर पर वॉर गेम करती है, जिसमें सभी संभावनाओं पर बात होती है और किस हालात में किस तरह आर्मी रिएक्ट करेगी उसका खाका तैयार होता है। इसमें हर एक एंगल पर बात कर ऑपरेशन की प्लानिंग तैयार की जाती है और ये एक तरह से कागजों पर होता है, जिसके बाद फिर ग्राउंड में इसे वैलिडेट यानी सत्यापित करना होता है। इस वक्त आर्मी की अलग अलग कमांड इसे अलग अलग भौगोलिक परिस्थितियों और मौसम में वैलिडेट कर रही है। तो दोस्तों, बेहद बड़ी खबर, लेफ्टिनेंट जनरल की तरफ से बड़ा बयान सामने आया है और अब चीन का चिढ़ना तय है, क्योंकि भारत के पास होगा दुनिया का सबसे उन्नत एयर डिफेंस सिस्टम S-400, जो कि रूस की मदद से भारत की सीमाओं पर भारत की सरकार लगाएगी। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अमित शाह भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर बिताएंगे रात, युद्धाभ्यास के बाद होम मिनिस्टर का बॉर्डर पर नाइट स्टे, पाकिस्तान को देगा कड़ा संदेश। यहाँ दोस्तों, गृह मंत्री अमित शाह भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर एक रात बिताएंगे। पाकिस्तान की तारबंदी के एकदम सटे हुए इलाके शाहगढ़ बल्ज की रोहितास चौकी पर गृह मंत्री के नाइट स्टे की खबर पाकिस्तान को एक पैगाम के तौर पर देखी जा रही है। दरअसल हाल ही के दिनों में भारतीय सेना ने सीमा पर सबसे बड़ा युद्धाभ्यास का आयोजन किया था। उसके तुरंत बाद गृह मंत्री का पाकिस्तान की सीमा के निकट ही रात्रि विश्राम करना पड़ोसी मुल्क को संदेश के तौर पर देखा जा रहा है। अमित शाह 4 दिसंबर को जैसलमेर की यात्रा पर आ रहे हैं। वो 5 दिसंबर को जैसलमेर में पहली बार आयोजित होने जा रहे BSF के राइजिंग डे में शिरकत करने आ रहे हैं। अमित शाह 4 दिसंबर को जैसलमेर पहुंच जाएंगे। इसके बाद वो तनोट माता मंदिर के दर्शन करेंगे और सीमा पर जवानों से मुलाकात भी करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह की जैसलमेर यात्रा की तैयारियों के लिए पश्चिम कमान चंडीगढ़ के ADG NS जामवाल जैसलमेर पहुंच गए हैं। उन्होंने व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया है। इसके साथ ही उन्होंने BSF के अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं। जामवाल ने बताया कि गृह मंत्री 4 को जैसलमेर पहुंचेंगे। तनोट माता के दर्शन करने के बाद वो जवानों से मिलेंगे। इसके बाद रोहितास चौकी पर वो रात्रि विश्राम करेंगे। तो दोस्तों, जवानों के साथ रात बिताएंगे देश के गृह मंत्री अमित शाह और इससे पाकिस्तान को मिलेगा कड़ा संदेश। आपको ये खबर कैसी लगी? लाइक करके हमें जरूर
जरूर बताइए और कमेंट में बताइए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। दुश्मन के घर में 200 किलोमीटर तक नजर, फ्रांस अमेरिका से पहले भारत के पास होगा सूडो सैटेलाइट। जी हाँ दोस्तों, ड्रोन के जरिए लड़ी जाने वाली लड़ाई के लिए आभासी यानी कि सूडो सैटेलाइट अहम होगी और भारत अगले 2 साल में इसका पहला प्रोटोटाइप रिलीज कर देगा। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड यानी कि HAL इस पर काम कर रहा है। हाई एल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट यानी कि HAPS के जरिए यहां अनमैन्ड एयरक्राफ्ट और कन्वेंशनल सैटेलाइट के बीच का गैप ये भरेगा। वहीं ये 200 किलोमीटर दूर से दुश्मन पर नजर रख सकेगा और ये सिर्फ डिफेंस के मकसद से ही नहीं बल्कि जियोलॉजिकल सर्वेस, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए भी इस्तेमाल हो सकेगा। HAL के अलावा फ्रांस की एक कंपनी और अमेरिका की एक कंपनी इस तकनीक पर काम कर रही है। हालांकि HAL को उम्मीद है कि भारत उन 2 कंपनियों से पहले ही ये प्रोटोटाइप तैयार कर लेगा। HAL के एक सीनियर अधिकारी के मुताबिक HAPS का पहला प्रोटोटाइप इसकी असल साइज का 1/3 ही होगा। ये करीब 70 फीट का होगा। फाइनल प्रोटोटाइप को बनने में कुछ साल लगेंगे। उन्होंने बताया कि पहला प्रोटोटाइप डेवलपमेंट स्टेज में है। इसे विकसित करने में 700 करोड़ रुपए खर्च होंगे। ये दुश्मन के इलाके में घुसे बिना 200 किलोमीटर अंदर तक निगरानी कर सकेगा और इसमें 30-35 वजन साथ लेने की क्षमता होगी। जबकि फ्रांस और अमेरिका की कंपनी जो प्रोटोटाइप बना रही है उसकी वजन क्षमता यानी कि पेलोड महज 15 किलो की है। HAPS का वजन करीब 500 किलो होगा और यह सोलर एनर्जी से चलेगा और ये 70,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ेगा। तो दोस्तों, भारत के पास फ्रांस और अमेरिका से पहले होगा सूडो सैटेलाइट। दोस्तों, लाइक करके इस खबर को समर्थन जरूर कीजिएगा। अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दीजिए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आर्मी से संबंध रखने वाले 27 कंपनियों पर US का सख्त फैसला, कर दिया ब्लैक लिस्ट और इनमें चीन और पाकिस्तान की कंपनियां भी हैं शामिल। जी हाँ दोस्तों, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने सेना से संबंध रखने वाली 27 विदेशी कंपनियों को ब्लैक लिस्ट कर दिया है। बैन की गई कंपनियों में सबसे ज्यादा कंपनियां चीन की हैं। ये टोटल 12 कंपनियां हैं। इसके अलावा पाकिस्तान, जापान, रूस और सिंगापुर के फर्म्स भी इस लिस्ट का हिस्सा हैं। कुछ दिनों पहले अमेरिकी सरकार ने कहा था कि उन विदेशी कंपनियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी जो गुपचुप तरीके से उन देशों की सेनाओं को मदद करती हैं और इसके बाद ये लिस्ट जारी की गई। अमेरिकी विदेश विभाग ने पिछले हफ्ते कहा था कि ऐसी विदेशी कंपनियों के खिलाफ हम सख्त कार्रवाई करने जा रहे हैं जो अमेरिकी हितों को नुकसान पहुंचा सकती है। हमारी नेशनल सिक्योरिटी इन कंपनियों की वजह से प्रभावित हो रही है और इसके अलावा फॉरेन पॉलिसी भी प्रभावित होती है। कुल मिलाकर 27 कंपनियों को मिलिट्री एंड यूजर लिस्ट में रखा गया है। इनमें से एक रशियन बेस्ड है। इसके अलावा 12 कंपनियां चीन की हैं। पाकिस्तान, जापान और सिंगापुर की कंपनियां भी इस लिस्ट में शामिल हैं। US कॉमर्स डिपार्टमेंट के ब्यूरो ऑफ इंडस्ट्री एंड सिक्योरिटी के मुताबिक एक्सपोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन रेगुलेशन में बदलाव किया गया है। इसके बाद 27 और कंपनियों को बैन या ब्लैक लिस्ट किया गया है। ये कंपनियां अमेरिका टेक्नोलॉजी देश से बाहर नहीं ले जा पाएंगी। पाकिस्तान को इस लिस्ट में उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम की वजह से रखा गया है। ये कंपनियां अमेरिका में कारोबार भी नहीं कर सकेंगी। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। WHO ने दी चेतावनी, कहा ओमिक्रॉन वेरिएंट बहुत बड़ा वैश्विक खतरा, चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहे दुनिया। जी हाँ दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सोमवार को आगाह करते हुए कहा कि तेजी से रूप बदल रहा ओमिक्रॉन कोरोना वायरस पूरी दुनिया में फैल सकता है। इससे संक्रमण बढ़ने का भी खतरा है जिसके चलते कुछ क्षेत्रों में गंभीर नतीजे हो सकते हैं। WHO ने कहा कि अभी तक दुनिया के किसी भी देश में ओमिक्रॉन के चलते मौत की कोई खबर नहीं है, लेकिन वैक्सीन और पूर्व के संक्रमण के चलते पैदा हुए प्रतिरक्षा को बेअसर करने की इसकी क्षमता का पता लगाने के लिए अभी और अध्ययन की जरूरत है। ओमिक्रॉन वेरिएंट के तेजी से फैलने से मरीजों की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि की आशंका जताते हुए संयुक्त राष्ट्र स्वास्थ्य एजेंसी ने अपने सभी 194 सदस्य देशों से टीकाकरण में तेजी लाने, खासकर अधिक जोखिम वाले समूह के लोगों का प्राथमिकता के आधार पर टीकाकरण करने का आग्रह किया है। WHO ने कहा कि ओमिक्रॉन में स्पाइक प्रोटीन वाले हिस्से में बहुत ज़्यादा म्यूटेशन हुआ है। इनमें से कुछ महामारी की गंभीरता पर संभावित प्रभाव को लेकर चिंता पैदा करते हैं। समग्र रूप से इससे बहुत बड़ा वैश्विक खतरा है। हालांकि एक दिन पहले WHO ने कहा था कि ओमिक्रॉन के ज़्यादा संक्रामक होने के अभी प्रमाण शामिल नहीं हैं और दुनिया भर में अभी भी संक्रमण के 99% मामले डेल्टा वेरिएंट के ही आ रहे हैं।
दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंदिर में ही लगा दिए जनता दरबार, अधिकारियों को तत्काल जारी किया निर्देश। जी हां दोस्तों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिन की शुरुआत अपने गुरुओं के आशीर्वाद लेने और गौ सेवा से की। इसके बाद वो सीधे जनता दरबार पहुंचे। यहां भोर से भारी संख्या में फरियादी पहुंचे थे। फरियादी में महिलाओं की संख्या भी सैकड़ों में थी। जनता दरबार में पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी भी मौजूद थे। कई अधिवक्ता भी यहां पहुंचे थे और अपने से जुड़े फरियादियों की समस्याओं को कानून के आलोक में समझाने का प्रयास कर रहे थे। फिर फरियादी को एक एक कार्य सुनने के बाद उनकी समस्याओं से लिखी शिकायत पत्रों को अधिकारियों को थमाते रहे और समस्या निस्तारण शीघ्र करने का निर्देश देते रहे। इस दौरान एडीजी अखिल कुमार, डीएम विजय किरण आनंद और एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा आदि मौजूद रहे। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि मौसम विभाग से आ रही है। दिल्ली, यूपी, हरियाणा समेत इन राज्यों में होगी बारिश, पहाड़ों में भी बर्फबारी का है अलर्ट। जी हां दोस्तों, देश की राजधानी दिल्ली समेत कई राज्यों का मौसम बदलने वाला है। आने वाले दिनों में दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। पश्चिमी विक्षोभ के चलते 30 नवंबर से 2 दिसंबर तक उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में भारी वर्षा होगी। इसी के चलते 1 से 2 दिसंबर की रात तक गुजरात, कोंकण और मध्य महाराष्ट्र के कई इलाकों में तेज बारिश की संभावना बनी हुई है। ये जानकारी भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के विज्ञानी आर.के. जेनामणि ने दी है। साथ ही उन्होंने कहा है कि दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में बारिश हो सकती है। और कुल भारत को मिलने वाले खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम से टेंशन में आ गया है चीन और अब कर रहा है साइबर अटैक। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि भारत को रूस से S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम मिलना शुरू हो गया है और जल्द ही भारतीय सीमा अभेद्य हो जाएंगी। और रूस से भारत को मिलने वाली S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम से चीन परेशान है और लगातार भारत की रक्षा तैयारियों की जानकारी हासिल करने के लिए जुटा हुआ है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार भारत की रक्षा तैयारियों की जानकारी पाने के लिए चीन के हैकर्स देश के डिफेंस सेक्टर पर साइबर अटैक कर रहे हैं। सुरक्षा एजेंसियों ने ऐसे 40 कंप्यूटर्स की जानकारी सरकार से शेयर की है जिसे हैक करने की कोशिश की गई है। इसके साथ ही एजेंसियों ने 100 से ज़्यादा वेब एप्लीकेशन का पता लगाया है जिसके जरिए हैकिंग की कोशिश की जा रही है। चीनी हैकर्स द्वारा 1 सितंबर से 30 सितंबर के बीच साइबर अटैक की घटना को अंजाम दिया गया और इसकी जानकारी केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकारों को भी दी गई। जिन 40 कंप्यूटर्स में हैकर्स ने सेंध लगाने की कोशिश की गई है उनमें 11 जम्मू कश्मीर, 7 कर्नाटक और 6 उत्तर प्रदेश में शामिल हैं। सूत्रों के मुताबिक चीन ये पता लगाने की कोशिश में है कि भारत एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम के साथ अपने फाइटर जेट्स से लेकर दूसरे हथियारों को कहां तैनात कर रहा है। चीन की तरह पाकिस्तान भी साइबर हैकर्स के जरिए भारत की जासूसी कर रहा है। चीन के साइबर हैकर्स डिफेंस सेक्टर के साथ साथ देश के दूसरे क्रिटिकल सेक्टर जैसे पावर, बैंक, सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस और पुलिस डिपार्टमेंट के कंप्यूटर्स को भी हैक करने की कोशिश में है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। चीन के 27 लड़ाकू विमानों ने फिर लांघी सीमा तो गुस्साए ताइवान ने भी भेज दिए विध्वंसक। जी हाँ दोस्तों, चीन के 27 लड़ाकू विमानों ने एक बार फिर ताइवान के हवाई क्षेत्र में घुसपैठ किया है जिसके बाद गुस्साए ताइवान ने इन घुसपैठियों को खदेड़ने के लिए अपने लड़ाकू विमानों को भेजा है। रविवार को ही चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के शीर्ष जनरलों से मुलाकात की थी। चीनी लड़ाकू विमान के हालिया घुसपैठ को ताइवान की खाड़ी में बढ़ते तनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। तनाव के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि चीन के 27 विमानों ने रविवार को उसके एयर डिफेंस बफर जोन में प्रवेश किया। चीन की इस हरकत का जवाब देते हुए हमने भी लड़ाकू विमानों को रवाना कर चीनी विमानों को चेतावनी दी। मंत्रालय ने बताया कि हवाई क्षेत्र में प्रवेश करने वाले 18 लड़ाकू विमान, 5 H-6 बम वर्षक विमान और ईंधन भरने वाला एक Y-20 शामिल था। तो दोस्तों, अब चीन को खदेड़ना शुरू कर दिया है ताइवान ने और विध्वंसक भेजकर चीन के लड़ाकू विमानों को अपने हवाई क्षेत्र से भगा दिया है ताइवान ने। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, लेकिन उससे पहले दोस्तों वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अगली खबर कश्मीर से है। कश्मीर में सुरक्षा बलों ने ले लिया है आम लोगों की हत्या का बदला। सभी आतंकवादी
कर दिए गए हैं ढेर। जी हाँ दोस्तों, जम्मू कश्मीर में पिछले महीने आम लोगों की हत्या करने में संलिप्त रहे लगभग सभी आतंकवादियों को मार दिया गया है और सशस्त्र बल अब खुफिया आधारित सर्जिकल ऑपरेशन पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, जिसमें केंद्र शासित प्रदेश में आतंकी गतिविधियों से निपटने के लिए छोटी टीम शामिल है। सुरक्षा प्रतिष्ठान से जुड़े हुए सूत्रों का कहना है कि आतंकवाद से निपटने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस, खुफिया एजेंसियों और सेना के बीच बेहतर समन्वय के वास्ते एक अधिक सूक्ष्म ढांचे के तहत एक परिष्कृत दृष्टिकोण रखा गया है, जिसका उद्देश्य आसपास होने वाली आकस्मिक क्षति को कम करना है। अपेक्षाकृत शांति के बाद जम्मू कश्मीर में पिछले महीने निर्दोष लोगों की हत्याओं का एक सिलसिला शुरू हो गया, जिससे इस क्षेत्र में हिंसा और अशांति की आशंका पैदा हो गई। सूत्रों ने कहा कि आतंकवाद रोधी अभियान का मुख्य उद्देश्य रहा है कि इस दौरान निर्दोष लोगों की जान ना जाए और सुरक्षा बलों की सभी शाखाएं उस उद्देश्य को हासिल करने की कोशिश कर रही हैं। उन्होंने कहा कि यही कारण है कि खुफिया आधारित सर्जिकल ऑपरेशन पर ध्यान केंद्रित किया गया है, जिसमें छोटी टीम शामिल की गई है और इस तरह की कार्रवाइयों के लिए स्थानीय आबादी से समर्थन प्राप्त करने पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है। वहीं आपको बता दें, सूत्रों ने कहा कि खुफिया जानकारी के अनुसार पाकिस्तान स्थित आतंकी आकाओं ने कश्मीर में सक्रिय अपने लोगों को निर्देश दिया है कि जब भी सुरक्षा बल आतंकवाद रोधी अभियान शुरू करें तो उस दौरान कम से कम 10 आम लोगों की हत्या की जाए। उन्होंने कहा कि 2018 में विभिन्न आतंकवाद रोधी अभियानों के दौरान 24 आम लोग मारे गए थे और 49 घायल हुए थे। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि जो सभी आम लोगों की हत्या के पीछे जो आतंकवाद शामिल थे, उन सभी को ढेर कर दिया गया है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पीएम मोदी का बनारस दौरा, 1400 करोड़ की 19 परियोजनाओं का होगा लोकार्पण। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काशी आगमन के दौरान उनके हाथों लोकार्पण के लिए परियोजनाओं की सूची लगभग तैयार है। करीब 1400 करोड़ रुपए से काशी विश्वनाथ धाम सहित 19 परियोजनाएं आमजन को समर्पित होंगी। इसमें खिड़किया घाट के पहले चरण में घाट निर्माण, CNG स्टेशन और आदि कार्य शामिल हैं। इसके साथ ही BHU परिसर के अंदर केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के 4 भवन भी शामिल हैं। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक लोकार्पण की सूची में सबसे बड़ी परियोजना के तौर पर 900 करोड़ रुपए की काशी विश्वनाथ धाम के साथ ही बेनियाबाग पार्किंग, खिड़किया घाट और इसी के साथ काफ़ी चीज़ें इसमें जुड़ी हुई हैं। मैं आपको बता दें कि सीर गोवर्धनपुर स्थित रविदास मंदिर परिक्षेत्र में निर्माणाधीन सत्संग हॉल और संत रविदास की 25 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 दिसंबर को कर सकते हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने बढ़ाई टेंशन, क्या है इसके लक्षण और कैसे होती है जांच। ये आपको बता दें कि कोरोना वायरस के नए वेरिएंट आने से दुनिया के सभी देश सतर्क हो गए हैं। नए वेरिएंट सामने आने के बाद पूरी दुनिया में एक बार फिर हलचल मच गई है। नया वेरिएंट ओमिक्रॉन पहली बार दक्षिण अफ्रीका में पाया गया था। ओमिक्रॉन वेरिएंट के सामने आने के बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी चिंता जाहिर की है। नए वेरिएंट सामने आने के बाद अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया समेत कई देशों ने दक्षिण अफ्रीका से आने वाले यात्रियों को लेकर सतर्क हो गए हैं और दक्षिण अफ्रीका की यात्रा कर लौटे यात्रियों को एयरपोर्ट पर उतरते ही क्वारंटाइन किया जा रहा है। ऐसे में सबके मन में यही सवाल उठ रहा है कि आखिर ओमिक्रॉन वेरिएंट के लक्षण क्या हैं। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान की ओर से बताया गया है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट वायरस अगर आपके शरीर में आता है तो इससे कुछ विशेष लक्षण नहीं देखे जा रहे हैं। NICD के मुताबिक ये भी कहा गया है कि डेल्टा की तरह ओमिक्रॉन से संक्रमित हुए लोग भी एसिम्प्टोमेटिक थे। ऐसे में NICD ने माना है कि ओमिक्रॉन से संक्रमित व्यक्ति में कोई अलग तरह के लक्षण दिखाई नहीं दिए थे। वायरस की जांच को लेकर WHO ने अपने बयान में बताया कि मौजूदा वक्त में SARS-CoV-2 PCR इस वेरिएंट को पकड़ने में सक्षम है और नए वेरिएंट को देखते हुए भारत के साथ साथ कई अन्य देश भी सतर्क हो गए हैं। बता दें कि दक्षिण अफ्रीका से आने वाले यात्रियों को क्वारंटाइन में रहना होगा और टेस्ट कराना होगा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जम्मू कश्मीर में चुनाव अगले वर्ष संभव, परिसीमन आयोग की मसौदा रिपोर्ट हो गई है तैयार। जी हाँ दोस्तों, जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव अगले साल हो सकते हैं। इसको देखते हुए जम्मू कश्मीर के विभिन्न राजनीतिक दलों ने 5 अगस्त 2019 के बाद पहली बार राजनीतिक जमीन पर अपना काम शुरू कर दिया है। सूत्र बताते हैं कि परिसीमन आयोग ने जम्मू कश्मीर में कुछ पुरानी विधानसभा सीटों के नए और पुनर्गठन की अपनी मसौदा रिपोर्ट पूरी कर ली है। आयोग की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना देसाई कर रही हैं। शीर्ष सूत्रों ने बताया कि परिसीमन मसौदा रिपोर्ट तैयार है
अब इसे नेशनल कॉन्फ्रेंस के 3 लोकसभा सदस्यों और भाजपा के जितेंद्र सिंह और जुगल किशोर शर्मा सहित सहयोगी सदस्यों के साथ साझा किया जाएगा। आयोग को पहले ही सूचित किया जा चुका है कि मार्च 2022 में समाप्त होने वाली इसकी समय अवधि का कोई और विस्तार नहीं होगा। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। हिंद महासागर में भारत, श्रीलंका, मालदीव ने किया दोस्ती का अभ्यास। 15वीं बार मिले तीनों देशों के तटरक्षक। जी हाँ दोस्तों, हिंद महासागर में भारत, श्रीलंका और मालदीव के तटरक्षकों ने मिलकर 2 दिवसीय साझा समुद्री सैन्य अभ्यास दोस्ती को अंजाम दिया है। इसका उद्देश्य महासागर में सुरक्षा को पुख्ता करना व चौकसी बढ़ाना था। भारतीय उच्चायोग ने रविवार को बताया कि सैन्य ऑपरेशन मिलकर अंजाम देने और तीनों देशों द्वारा एक दूसरे के लिए काम करने की क्षमताओं को भी सुधारा गया है। हर 2 साल में होने वाले इस अभ्यास का यह 15वां मौका था। 2021 में इस अभ्यास के 30 साल भी पूरे हो गए हैं। इसकी शुरुआत 3 दशक पहले भारत और मालदीव के तटरक्षकों ने की थी। साल 2012 में श्रीलंका भी इसमें शामिल हो गया है। ताज़ा अभ्यास में भारत की ओर से INS सुभद्रा, ऑफशोर पेट्रोल वेसल और लंबी दूरी के समुद्री निगरानी विमान। अमेरिका पहुंचा ताइवान तो भड़क गया ड्रैगन और भेज दिया फाइटर जेट, लेकिन इस बार ताइवान ने भी खदेड़ा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि सुपर पावर अमेरिका और चीन की दुश्मनी आज से नहीं बल्कि काफ़ी पुरानी है और इधर बीच दोनों देशों के बीच जमकर टकराव देखने को मिल रहा है। चीन कई देशों के क्षेत्र में जबरन घुसने की कोशिश कर रहा है, तो वहीं अमेरिका उन देशों की सुरक्षा की जिम्मेदारी अपने हाथों में अमेरिका ने ले रखी है, जिस पर चीन बौखलाया हुआ है और उसका कहना है कि जो भी उसके काम के बीच में आएगा उसका अंजाम बुरा होगा। अब अमेरिका के सांसद ताइवान दौरे पर पहुंचे तो चीन को करारी मिर्च लग गई है। आपको बता दें कि सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान को नचाया बंदर का नाच और वादा करके भी पैसे देने से कर दिया मना। ये भी एक बेहद बड़ी खबर आ रही है। लेकिन आपको बता दें कि चीन और अमेरिका के बीच जो युद्ध चल रहा है एक तरीके से, उसके बीच जो ताइवान आया हुआ है, ताइवान ने इस बार मुंह तोड़ जवाब दिया है चीन को। अमेरिका के संसद ताइवान के दौरे पहुंचे और उनके वहां पहुंचने से चीन को इतनी मिर्ची लग गई कि बीजिंग ने ताइवान के डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन में 8 लड़ाकू विमान भेज दिए। 5 अमेरिकी सांसद गुरुवार को सरकारी अधिकारियों से मिलने ताइवान पहुंचे। 5 सांसदों वाला प्रतिनिधिमंडल इस महीने ताइवान पहुंचने वाला अमेरिकी कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल का दूसरा प्रतिनिधिमंडल था। ताइवान न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी सांसदों की यात्रा ऐसे समय हो रही है जब नवंबर में सीनेटर जॉन कार्डिन के नेतृत्व वाले समूह ताइवान की 3 दिवसीय यात्रा की थी। तो दोस्तों, आपको बता दें कि तिलमिला गया है चीन और फाइटर जेट भेज रहा है ताइवान के ऊपर, लेकिन ताइवान भी खदेड़ रहा है चीन को। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। ओमिक्रॉन के खौफ से न्यूयॉर्क में आपातकाल की घोषणा। वैज्ञानिक बोले कि आ सकती है महामारी 2.0। जी हाँ दोस्तों, न्यूयॉर्क की गवर्नर ने शुक्रवार को आपातकाल की स्थिति की घोषणा कर दी, क्योंकि अप्रैल 2020 के बाद से कोरोना संचरण दर अपने उच्चतम शिखर पर पहुंच गई है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि बोत्सवाना में पहली बार सामने आया कोविड का चिंताजनक वेरिएंट आ रहा है। महामारी वैज्ञानिकों का कहना है कि ये वेरिएंट बेहद चिंताजनक है और महामारी 2.0 को बढ़ावा दे सकता है। विशेषज्ञों की चेतावनी के बाद ही उन्होंने आपातकाल की स्थिति की घोषणा की है। डेली मेल से बात करते हुए विशेषज्ञों ने देश से यात्रा प्रतिबंध लागू करने का आग्रह किया है। अमेरिका ने म्यूटेंट स्ट्रेन ओमिक्रॉन को आने से रोकने के लिए 8 दक्षिण अफ्रीकी देशों की उड़ानों पर प्रतिबंध लगा दिया है, जो सोमवार से लागू होगा। शुक्रवार रात दक्षिण अफ्रीका से एक फ्लाइट नीदरलैंड्स में उतरी, जिसमें दर्जनों लोग ओमिक्रॉन से संक्रमित थे। सभी यात्रियों को क्वारंटीन कर दिया गया और उनका टेस्ट किया जा रहा है। एम्पायर स्टेट की गवर्नर कैथी होचुल ने कहा है कि अगर अस्पताल की क्षमता खतरनाक रूप से कम होती है तो 3 दिसंबर से सभी गैर जरूरी प्रक्रियाओं को स्थगित किया जा सकता है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। घुसकर मारेंगे, चीन और उत्तर कोरिया के खिलाफ मजबूत होगी जापान की सेना। जापानी प्रधानमंत्री ने खाई है इसकी कसम। जी हाँ दोस्तों, जापान के प्रधानमंत्री ने शनिवार को उत्तर कोरिया और चीन के खतरों का हवाला देते हुए अपने देश की रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने की कसम खाई है। जापान ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स के कैंप साला में 800 सैनिकों के सामने कशीदा ने कहा
कि जापान के आसपास के सुरक्षा हालात तेजी से बदल रहे हैं। उन्होंने कहा कि रक्षा क्षमता को मजबूत करने के लिए हम दुश्मन के बेस पर हमला करने की क्षमता जैसे विकल्पों से इनकार नहीं करेंगे। फूमियो किशिदा ने बताया कि उन्होंने जापान के मध्यम अवधि के रक्षा कार्यक्रम के साथ साथ राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा दिशा निर्देशों की समीक्षा का भी आदेश दिया था। उत्तर कोरिया ने हाल ही में कई एडवांस रॉकेटों का प्रशिक्षण किया था, जिसने इस संभावना को बढ़ा दिया है कि जापान की मौजूदा मिसाइल सुरक्षा अप्रभावी हो सकती है। इससे सरकार को नए विकल्पों पर विचार करने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। नए विकल्पों में सरकार ने दुश्मन के इलाके में ही मिसाइल लॉन्च कर हमला करने की क्षमता को शामिल किया है। जापान का शांतिवादी संविधान सिर्फ आत्मरक्षा क्षमताओं की अनुमति देता है और खुद से किए जाने वाले हमलों को खारिज करता है। सरकार जिन विकल्पों की बात कर रही है उन्हें तभी इस्तेमाल किया जाएगा जब ये तय हो जाएगा